क्या हर थकान सामान्य होती है? क्या हर सिर दर्द स्ट्रेस की वजह से होता है? और क्या डायबिटीज या बीपी सिर्फ उम्र के साथ ही आती है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। थकान, चक्कर, शुगर, बीपी, जब तक कि बीमारी गंभीर ना हो जाए तब तक हम डॉक्टर तक नहीं पहुंचते। इसी सच को समझने और सही दिशा दिखाने के लिए हेल्थ इनसाइट्स विद रजनी में आज हम बात कर रहे हैं ऐसे चिकित्सक से जो बीमारी से पहले चेतावनी पहचानना सिखाते हैं। मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलेश पतिरा जी, MBBS MD, 15 साल से अधिक का मेडिकल अनुभव रखने वाले डॉक्टर नीलेश पतिरा जी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड के इलाज में विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रोफेसर एवं यूनिट हेड हैं। IMA उदयपुर के को सेक्रेटरी और राजस्थान में IMA JDA विंग के स्टेट चेयरमैन। 20 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस के साथ हैं। टीवांट्रा हॉस्पिटल मीरानगर उदयपुर के डायरेक्टर भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप समय निकाल के हमारे लिए यहाँ पर आए हैं और एज ए फिजिशियन आज जो हमें नॉलेज आप देने वाले हैं उसके लिए हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी और न्यूज़ अफेयर 24 को कि जो बर्निंग टॉपिक है हेल्थ इनसाइड और जो भी आपके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स और जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं जिसके बारे में चर्चाएं काफ़ी कम होती हैं और आपने उस मुद्दे को उठाया और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी जी जी। तो सर हम फिर शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू का। तो सबसे पहला जो सर मेरा आपसे सवाल है कि एक फिजिशियन के रूप में आज की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ जो चैलेंज है वो आप किसे मानते हैं? फिजिशियन किसी भी पेशेंट्स के किसी भी लक्षण या कोई भी बीमारी या कोई भी उसको जो प्रॉब्लम है उसके लिए फर्स्ट कांटेक्ट डॉक्टर होता है जी। चाहे वो न्यूरोलॉजी रिलेटेड हो, कार्डिक रिलेटेड हो, पेट संबंधित हो, तो हम पेशेंट के फर्स्ट कांटेक्ट डॉक्टर हैं। तो पेशेंट सबसे पहले हमारे पास ही आता है। लाइफस्टाइल की जहाँ तक आपने बात छेड़ी है, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ बीमारियाँ जो क्रोनिक इलनेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो बर्निंग पार्ट है मोटापा, ओबेसिटी, थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और भी जो क्रोनिक डिजीजेज जो हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित हैं, मेनली ये 3-4 जो बीमारियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया मोटापा, पहले के टाइम में ये असल में पश्चिमी देशों में ज़्यादा देखा गया, लेकिन इस समय भारतीयों में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो आपको इसकी क्या वजह लगती है? हम भारतीयों के अंदर पहले पैदल चलने की आदत हुआ करती थी जी। हम लोग अब पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं जी। और वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे जो पुराने वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो कर रहे हैं जी। तो लाइफस्टाइल के रूप में हम बात करें, पहले हमारे दादा परदादा कहीं पे भी जाते थे पैदल चलने को ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। खान पान को विशेष रूप से जो है वेटेज दिया जाता था। दूसरी चीज़ स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता था। पुराने ज़माने में खाना खाया, आराम किया, 4 लोगों से बात की और स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेली रूटीन है वो बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों से ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं उसके लिए भी, और उससे भी ज़्यादा जो है डायबिटीज़ की जो आपने बात छेड़ी है, मैं बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली चाइना को बीट कर इंडिया जो है वो डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है। हमारी OPD में जो पेशेंट्स हैं उनमें से आउट ऑफ 10 2 to 3 पेशेंट नए डायबिटीज़ के रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो लाइफस्टाइल, खान पान, इसका बहुत बड़ा रोल है। और डायबिटीज़ देखा जाए तो पहले जैसे कि एक पर्टिकुलर एज हुआ करती थी कि हम मानते थे कि इस एज में आके डायबिटीज़, BP, हाई शुगर, मतलब ये सब चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसकी कोई एज लिमिट भी नहीं है। छोटे बच्चों को भी, कई बार तो जन्मजात बच्चों को भी शुगर जैसी समस्याएं हो रही हैं। डायबिटीज़ 2 तरह का है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डायबिटीज़ है, आप जो बच्चों की बात कर रही हैं, वो बच्चों वाला डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ है। वो ऑटोइम्यून डिजीज़ का पार्ट है। आपके बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता है या अनुपस्थित रहता है बॉडी में, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। हम जब लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और हमारी चलने की आदत कम है, हम कहीं भी थोड़ी दूर चलने पर वाहन और टू व्हीलर 4 व्हीलर का उपयोग करते हैं। खान पान, हम अपने इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने करियर ओरिएंटेड पार्ट में इतने व्यस्त हैं कि हम जो छोटे छोटे सिग्नल्स हैं कि हमें कोई बीमारी हो सकती है, हम उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं।
और उस नज़रअंदाज की वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि आगे जब वो बीमारी डॉक्टर तक पहुंचती है, आप सिम्टम्स लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस बीमारी के सेकंड या थर्ड पायदान पे होते हैं। इसका मतलब बीमारी कॉम्प्लिकेशन के साथ आपके अंदर घर कर चुकी है और अब आपके अपर बॉडी को अफेक्ट कर रही है। वो अंदर के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में लिए हुए है। और आप जो कह रहे हैं कि पहले अर्ली एज में हुआ करती थी मोटापा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एज जो है वो आपकी बायोलॉजिकल एज से ज़्यादा हो रही है। जी जी। फैटी लीवर डिजीजेज जो मोटापे से संबंधित है, जिसमें लीवर की उम्र कम हो रही है, उसकी वजह से कार्डियक फंक्शन डिरेंजमेंट हो रहे हैं। बॉडी के अंदर आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो एक 20 साल या 30 साल के आदमी की उपापचय दर जो है वो 50 साल के आदमी के बराबर हो रही है। तो जो 50 एज में जो डिजीजेज हुआ करती थी, हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो अब अर्ली एज में डेवलप हो रही है। तो हम केवल बायोलॉजिकल एज भले 20 साल या 30 साल हो, पर आपकी जो मेटाबॉलिक एज है ऑर्गन्स की वो कहीं ना कहीं 50 या 60 साल उम्र जितनी है। और इसीलिए हमारा जो मृत्यु दर भी है वो मतलब आप देखिए कि लोग 50-60 में ही आजकल निकल जाते हैं। वो 100 वाला तो पार करना मुश्किल ही हो गया है। स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। जी जी। जैसे आपने से बताया डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2, तो दोनों में से ज़्यादा खतरनाक जो है वो आपको क्या लगता है? टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट कम देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा केसेस जो देखने को मिलते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही मिलते हैं, जिसके अंदर मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये उन लोगों को होती है जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री आपके अंदर हो, मदर फादर को डायबिटीज़ हो और आपकी जीवन शैली उपयुक्त नहीं हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका वजन आपके जो एज और हाइट और वेट है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आपका वजन। दूसरी चीज़, आपकी जीवन शैली कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फीमेल्स के अंदर जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जहाँ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं फीमेल में, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पर भी टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड डायबिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। जी जी। सर बताइए, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट आज बीपी के मरीजों में सबसे ज़्यादा आम क्लिनिकल जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है सर? ब्लड प्रेशर, मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, तो सबसे जो इजीली ट्रीटेबल कोई बीमारी क्रोनिक डिजीजेज में है वो ब्लड प्रेशर है। पर सब दुर्भाग्यवश सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली बीमारी ब्लड प्रेशर है। जी। लोगों के अंदर ये वहम है या मिथ है कि इस उम्र के बाद इतना ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल होता है, पहली चीज़। और कई बार ब्लड प्रेशर जो है वो साइलेंट किलर की तरह है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा भी आएगा तो आपको हो सकता है कोई लक्षण नहीं दिखें, तो आप डॉक्टर के पास कभी, जब तक आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, आप जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास। ऐसी स्थिति में वो ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो ब्लड प्रेशर को हल्के में लेना ये सबसे बड़ा जो है वो रॉन्ग फैक्टर है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लड प्रेशर के बढ़ने में जो प्रमुख रोल है वो नमक का सेवन है। हम खाने में एक्स्ट्रा नमक जो यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें जैसे कि आपके अचार हो गया, पापड़, नमकीन, इनका सेवन हम हमारे खान पीन में थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। साथ के साथ हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। तो यदि हमें किसी, जैसे हमें सिर दर्द हुआ, हो सकता है वो आपका बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का पार्ट हो और या वो नॉर्मल स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक हो, पर हम उसका डिसीजन स्वयं लेते हैं। बिल्कुल, हम कोई भी अलार्मिंग साइन है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं रादर देन कंसल्टिंग टू योर डॉक्टर, पहली चीज़। तो आप उसको डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि वो सिरदर्द सामान्य है या अंदर कोई बीमारी का प्रोसेस है उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे जब संकेत आपको मिलें, आप उसको नज़रअंदाज ना करें और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें ताकि वो अप्रोप्रिएट उसका जवाब। डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि आप उनके चैम्बर में जाएंगे और वो कोई ना कोई मेडिसिन आपको टिका देंगे। बिल्कुल, पहली चीज़, इट इज़ समटाइम्स द एडवाइस ओनली विल बी गिवन टू द पेशेंट कि आपको ये दिनचर्या में परिवर्तन कर रहे हैं, ये खान पान में परिवर्तन करने हैं, और वो सिंपल स्टेप ही आपको आगे आने वाली बीमारी को बचाने के लिए रोक सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे भी आपने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया सर, लो ब्लड प्रेशर में क्या रहता है सर? मैम, वैसे मैं बात करूं एज ए फिजिशियन, लो ब्लड प्रेशर नाम की जो ये मिथ टर्म कॉइन की गई है। लो ब्लड प्रेशर मतलब आपका ब्लड प्रेशर पहले सामान्य रहता था, किसी कारणवश शरीर से पानी की कमी होने की वजह से, आपका कोई ब्लड लॉस होने की वजह से आपका इफेक्टिव वॉल्यूम जो ब्लड का है वो कम हो गया है। तो वो अक्यूट कंडीशन है। आप हर एक आदमी का ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है, जो मानक के हिसाब से हम देखते हैं, किसी का 110/70, किसी का 100/70, किसी का 120/। तो हर एक बॉडी को ऊपर वाले ने अलग अलग तरीके से बनाया। आप
पतले दुबले हैं, आपकी उपापचय दर कम है, तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो नॉर्मल साइड होगा, वो नॉर्मल है जी जी। वो हाइपोटेंशन नहीं है। Okay. हाइपोटेंशन को हम डिस्क्राइब करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा, और वो अक्यूट कंडीशन में होते हैं, उनमें चक्कर आना, बेहोशी होना, मरीज खड़ा नहीं रहता है, जो हमारे आईसीयू के पेशेंट में हमको देखने को मिलता है। तो आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हल्का सा लो नॉर्मल साइड है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड हाइपोटेंशन कि मेरा लो बीपी होता है। आपका ब्लड प्रेशर का लेवल थोड़ा सा कम है बेसिकली। उस कंडीशन में आपको जो सावधानियां बरतनी है वो है, आपको पानी का इंटेक बराबर रखना है। यदि आपका काम जो है बाहर घूमने का ज़्यादा है, जहाँ आपका ड्रेनेज ज़्यादा हो रहा है कि आपका गर्मी में काम करना पड़ रहा है, तो आपको पानी का इंटेक बराबर रखना है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्ट आपको खाने में हल्का सा यूज़ करना है ताकि वो मेटाबॉलिज्म बरकरार रहे। बस ये जो सावधानियां हैं, यदि आप इनको ध्यान रखेंगे तो ये हाइपोटेंशन के रिलेटेड जो भी चक्कर, सिर दर्द और ये चीज़ें होती हैं, इनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक सर, तो आगे बढ़ते तो सर आप थायराइड के बारे में मुझे बताइए कि थायराइड डिसऑर्डर में ओवर डायग्नोसिस और अंडर डायग्नोसिस, इन दोनों के बीच में रिस्क क्या है? किसी भी बीमारी, हम थायराइड की बात नहीं करें, हम बात करें कोई भी बीमारी की, कि उसका ओवर डायग्नोसिस मतलब बीमारी है 2% और आपने उसको बना दिया है 98% जोड़कर 100%। उसके जो नुकसान होने वाले हैं वो ये हैं कि आप अननेसरी अनवांटेड मेडिकेशंस के बर्डन को झेलेंगे, तो आपको वो दवाइयाँ जरूरत नहीं होने के बावजूद भी लेनी पड़ेगी, जो किसी भी बीमारी के लिए, जैसा कि हम करते हैं कि हमें यदि कोई सिंपल सर्दी जुकाम भी हो जाता है, हमें लगता है कि वो कोई इन्फेक्शन है, हम एंटीबायोटिक्स अराउंड द क्लॉक ले लेते हैं या किसी से मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, तो ये ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन हो सकता है। आपको एक सिंपल सपोर्टिव मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, एंटीबायोटिक की जरूरत ना हो। उसी तरह से किसी भी क्रोनिक डिजीज को यदि ओवर डायग्नोस किया गया तो मेडिकेशन का बर्डन बढ़ जाएगा आपका। दूसरी चीज अंडर डायग्नोसिस मतलब इट इज अ हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट। हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट, आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा डोजेस की है और आप उसको कम डोजेस में ले रहे हैं, तो बीमारी का कंट्रोल कम होगा, बीमारी से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके वैसे ही यथावत रहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर डायग्नोसिस किसी भी बीमारी के लिए, जैसे आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि आपको ब्लड प्रेशर है और आप ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हैं, डॉक्टर के बताए अनुसार ले रहे हैं, पर डॉक्टर को वापस रेगुलर आपने फॉलोअप नहीं रखा है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो पहले 160 100 रहता था, अभी वो कम होके 150-90 तक रह रहा है, पर 150-90 भी कंट्रोल नहीं है आपका ब्लड प्रेशर। इसका मतलब जो आपकी मेडिकेशन है वो अंडर डोजिंग है, या तो आपकी दवाइयों को बदला जाएगा या आपकी दवाई जो चल रही है उसकी डोजेस को इम्प्रूव किया जाएगा, थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा। तो अंडर डायग्नोसिस से बीमारी वहीं की वहीं रहती है, बीमारी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के लिए आप उतने ही प्रोन रहते हैं। तो अंडर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीजेस विल बी हार्मफुल एंड ओवर डायग्नोसिस इटसेल्फ इज हार्मफुल बिकॉज यू आर नॉट नीडेड मेडिकेशन और आप मेडिकेशन को लिए जा रहे हैं। मतलब आपको बराबर, आप अगर किसी भी बीमारी को बराबर टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें तो आपको पता रहेगा कि आपका डोज बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, तभी आप अपनी बीमारी पे काबू पा सकते हैं। और ये सब डायनामिक बीमारियां हैं जी। डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, थायराइड डिसऑर्डर्स की बात करें, ये सब डायनामिक डिजीजेस हैं जी। आपका आज ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको हो सकता है थोड़ी सी हाई डोजेस देने की आवश्यकता हो जी। 1 महीने बाद जब आप लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, डॉक्टर के बताए अनुसार नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर से उनको फॉलो करेंगे, मेडिकेशन नियमितता से लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल लिमिट में आएगा, तब हो सकता है कि आपकी डोजेस कम करनी पड़े। यदि आपने डॉक्टर को फॉलोअप नहीं रखा है, उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है। डायबिटीज़ में भी ऐसा है कि आपका यदि शुगर बहुत ज़्यादा है, इनिशियल फेज में डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन या इंसुलिन का सहारा दिया है, आपने फॉलोअप नहीं लिखा है या डायबिटीज़ को कंट्रोल मेजर नहीं किया है और लेते रहें, तो उससे जानलेवा प्रॉब्लम जिसको लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, जो कि अपने आप में खतरनाक प्रॉब्लम है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में, वो होने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी निर्देश आपको दिए गए हैं अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के द्वारा, उसको आपको फॉलो करना है और रेगुलर फॉलोअप रखना बहुत आवश्यक है किसी भी बीमारी के लिए। सर, मेरा एक आपसे सवाल था कि एज ए फिजिशियन मुझे लगता है आप उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। हमारे देश में एंटीबायोटिक्स जो हैं सर, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है और बहुत जल्दी कंसिडर भी करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन विदेशों में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैन है एक तरीके से, बहुत रेयर केस में ही आपको दी जाती है, उसकी क्या वजह है सर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ही वर्निंग टॉपिक है और पूरा विश्व अभी इससे जो है जूझ रहा है कि एंटीबायोटिक के जो ओवर यूज़ हैं उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ना कोई जो है रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइन आनी बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बोला विदेश में कोई भी मेडिकेशन जो है बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से आप मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। एक पैरासीटामोल की गोली आपको मिलती है जो आप बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। अदर देन दैट कोई भी मेडिकेशन बाहर जो है वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के वैलिड नहीं है।
एंटीबायोटिक के जो ओवर यूज़ हैं या जैसा कि बोला गया कि ओवर यूज़ की वजह से जो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो आगे आने वाला जो मेडिकल फील्ड है या समाज है या देश है, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के उस दौर से गुजरने वाला है जब हमें छोटी सी बीमारी के लिए भी बहुत हाई लेवल की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए सभी को साथ में, ये किसी एक का काम नहीं है, हमें सबको साथ रखने की आवश्यकता है। पेशेंट को भी ये गाइड करने की आवश्यकता है, हेल्थ अथॉरिटी को भी इस बारे में कोई ना कोई गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसको कम किया जाए, और जहां तक यूज़ करने की आवश्यकता है डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना कहीं पे भी कोई भी एंटीबायोटिक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए ओवर द काउंटर। तो इसके लिए तो सरकार को बहुत गाइडलाइन सख्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इजीली हमारे मेडिकल स्टोर्स पे कई बार, जैसे आपने सही कहा कि पेशेंट्स जाते हैं मेडिकल स्टोर से जाके सीधा सर्दी जुकाम की दवाई चाहिए, तो जो मेडिकल वाले होते हैं वही आपको सीधा पकड़ा देते हैं एंटीबायोटिक, और वो कितना खतरनाक है वो अभी आपने बताया, क्योंकि आने वाले समय पे फिर शायद वो चीज़ें आप पर काम भी नहीं करती, क्योंकि आपका बॉडी उस चीज़ को तब तक झेल चुका होता है। बहुत ही ज्वलन समस्या जो हम निकले हैं अभी कोविड के फेज से, काफ़ी जो है वो दर्दनाक था। कोविड के दौरान मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखे, वो डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेने से पहले ही जो है वो अपनी एंटीबायोटिक और जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो एक पेंडेमिक था, वो फेज ऐसी थी, उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाने से डर लगता था कि कहीं डॉक्टर भर्ती कर देंगे, आईसीयू में रख देंगे, जो भी व्हाटएवर उनके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा था। पर बिफोर कमिंग टू अस वो ऑलरेडी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता था एंटीबायोटिक रिलेटेड वो सब ले चुके होते थे। तो कई बार हमको ये देखा गया हमारे द्वारा कि वो जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते थे, कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस है और हमें उसको हायर लेवल के एंटीबायोटिक पे शिफ्ट करना पड़ा। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बहुत ही बर्निंग जो है वो मुद्दा है अभी करंटली हमारे मेडिकल फील्ड का, और इसमें सबको एक साथ जुट होकर जो है इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, आजकल सेल्फ मेडिटेशन और पोलो फार्मेसी कितना खतरनाक हो चुका है सर? मैम, सेल्फ मेडिकेशन ये बहुत ही दर्दनाक है पहली चीज़, क्योंकि मेडिकेशन जो है वो किसको दी जाती है? जो बीमार हो, है ना। आप डॉक्टर की सलाह के बिना अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं जी। उस इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि आप उस फील्ड के मास्टर नहीं हैं, आप उन इन्वेस्टिगेशन को जो उसमें काले पीले जो भी डार्क हाईलाइट किए हुए हैं उनको आप देखते हैं और उसको आप कहीं ना कहीं गूगल पे या कोई भी सोशल मीडिया पे आप जो है अपलोड करके उसके आंसर ले लेते हैं और आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मैं एज ए फिजिशियन बताना चाहता हूँ कि चाहे हमारा मेडिकल फील्ड या हमारा जो भी डिजिटल मार्केटिंग है कितना ही ऊपर पहुँच जाए, पर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के बिना किसी भी प्रकार की मेडिकेशन को लेना एक तरह से वो जहर है, वो जहर है। आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ भी आ सकता है। आपको डॉक्टर को असेस करने दे कि आपको जो कमियां आई हैं उसके कुछ लक्षण दिख रहे हैं शरीर में या नहीं, क्या आप वास्तव में वो कहीं प्री एनालिटिक एरर का पार्ट है लेबोरेटरी में, क्योंकि हमको यहाँ पर लाइफ और लाइफ के साथ डील करना है ना। जो मेडिकेशन हम ले रहे हैं वो उसका सही चयन एक डॉक्टर कर सकता है जी। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं, आप केवल एक काम कीजिए, अपने जो भी नज़दीकी फिजिशियन है, डॉक्टर हैं आपके, उनसे मिलें, उनसे कंसल्ट कीजिए कि सर ये चीज़ आई है, क्या इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इसका मेरे शरीर पे अभी कोई असर नज़र आ रहा है तो मुझे इसकी मेडिकेशन की ज़रूरत है। मुझे इस मेडिकेशन की ज़रूरत कितने समय के लिए है, क्योंकि मेडिकेशन है वो कोई आपका सप्लीमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मेडिकेशन का कोई ड्यूरेशन होता है, कोई टाइमिंग होता है, कितने समय के लिए दी जानी चाहिए और कितना वो है। अभी आपने सप्लीमेंट्स की बात की सर, तो मुझे बताइए सप्लीमेंट्स जो आज के दौर में लोग बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सेफ एंड सिक्योर हैं, सही हैं? मैम 90% जो सप्लीमेंट्स जो किसी को एडवाइस किए जाते हैं वो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और हम, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ किसी को देखा, किसी को देख के मोटिवेट हुए और वो ऐसा कर रहा है, उससे इसको फ़ायदा हो रहा है, क्यों ना मैं भी लूँ, तो क्यों ना मैं भी लूँ। हर बॉडी जो है उसका हर की नीड अलग है, हर की मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। आज हम बात करते हैं दौड़ने चलने की कि हर किसी को 10,000 स्टेप चलने चाहिए। जी जी जी। मैं इसका बिल्कुल जो है वो विरोध करता हूँ। अच्छा। आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग असेस करना है कि आप कितने किलोमीटर चल सकते हैं, आप कितनी स्टेप चल सकते हैं, और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हो सकता है कि एक
एक 20 साल का लड़का जो है वो 10,000 स्टेप चल सकता है, वो फिजिकली फिट है, पर वही जो इम्प्लीमेंटेशन है आप 40 साल की उम्र नहीं कर सकते हैं। किसी को नी की प्रॉब्लम है, आप उसको एडवाइस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दिक्कत आएगी। किसी को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चलने में सांस फूलती है, आप उसको कहोगे आपको 2 किलोमीटर चलना है या फतेह सागर का चक्कर काटना है, तो आप उसका नुकसान कर रहे हैं। तो हर एक बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर है, आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके फिजिशियन डिसाइड करें। बिल्कुल, आपको कौन सी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत भी है या नहीं है। मैं कहता हूँ सप्लीमेंट से ज़्यादा जो जिन चीज़ों का सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उनके नेचुरल सोर्सेज के बारे में आप जाएं और उन नेचुरल वे में उसको अडॉप्ट करें, उनको आप यूज़ करें अपने दिनचर्या में। जैसे कि आजकल ज़्यादातर सप्लीमेंट्स जो हैं सब प्रोटीन बेस्ड रह रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो कमी देखी जाती है इंडियंस बॉडी में वो विटामिन B12 है सर। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या वजह है ये B12 की जो डेफिशिएंसी आजकल 10 से 8 लोगों में मिलती है सर, उसकी क्या वजह लगती है? B12 हमारा जो B कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसका प्रचुरता से जो डोमिनेंट सोर्स है वो एनिमल ओरिजिन है। ओके। बाकी जितने भी B1, B6, B3 हैं वो सब प्लांट और अपने खान में मिलते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट्स या एनिमल जो ओरिजिन वाले जो फूड्स हैं उनमें B12 की जो है वो प्रचुरता मिलती है। यदि आप ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ नॉनवेज का सेवन बहुत कम होता है या न के मात्रा में होता है, तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको B12 की डेफिशिएंसी होने के, और B12 की डेफिशिएंसी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पैरों की नसों में झंझनाहट होना, और ऐसा नहीं बहुत सारे जैसे कंसंट्रेशन का वीक होना, कुछ बीमारियों के साथ साथ जैसे डायबिटीज के साथ कुछ मेडिकेशंस जब दी जाती हैं तो वो भी B12 की डेफिशिएंसी का कारण बनती है। कोई पेशेंट ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर भी यदि वो B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो सिम्टम्स होने आवश्यक हैं। आपके साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कितनी हैं कि उसके आधार पे ही आगे का जजमेंट लिया जाए कि आपको किन मेडिकेशंस या सप्लीमेंट इनकी आवश्यकता है। जी जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर आप बताइए कि प्रिवेंटिंग मेडिसिन एक अपार्टली हेल्थी व्यक्ति को किन बेसिक इन्वेस्टिगेशन को रूटीन में शामिल करना चाहिए? आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रिवेंटिव मेडिसिन की जो आपने बात की है वो सबसे सस्ता और सरल उपाय है फिट रहने के लिए, जिसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं, लास्ट पायदान पे रखते हैं। तो प्रिवेंशन हमेशा बेटर है किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट से। तो प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें देखना है कि हमारी फैमिली में कौन सी बीमारियां मदर फादर को या अपनी फैमिली में रन कर रही हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा विजिलेंट होने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमें अपने आप से बातचीत करनी है ये देखने के लिए कि मेरी लाइफस्टाइल इस एज के अकॉर्डिंग सही है या मुझे इसमें कुछ बदलाव करना है। लाइफस्टाइल में मतलब मैं फिजिकल एक्टिव हूँ, मेरे खान पान में अब मुझे क्या बदलाव करने चाहिए एज के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ रूटीन इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात की है, एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो किसी भी आदमी को अपने एज में 30-40 साल के एज के साथ साथ साल भर में एक बार, जिसमें ब्लड शुगर का टेस्ट हो गया, ब्लड प्रेशर का चेकअप हो गया, और कोलेस्ट्रॉल, यदि आपको लगता है कि आपका वजन अनियमितता से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपको करवाने हैं। आपको ये असेस करना है कि मेरे को अभी कोई लक्षण किसी भी शारीरिक रूप से नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को ईयरली एक बार तो फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि मैं अब मेरी एज जैसे 40+ हो गई है, क्या मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट है या मुझे अपने दिनचर्या में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि बॉडी जो है वो थोड़ा सा ग्राफ डाउन ट्रेंड में आता है, हर ऑर्गन्स जो है थोड़े से डिजनरेटिव फेज में आना शुरू होते हैं, तो डेफिनेटली हमारी BMR भी कम होती हैं। तो उस आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन आपको करवाने हैं। उन इन्वेस्टिगेशंस में यदि कुछ कमियां पाई जाती है या कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती हैं तो उनका फिर जैसा फ्रिक्वेंटली 3 मंथली और 6 मंथली आपको असेस करवाना है। पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन कीजिए, अपने खान पान में परिवर्तन कीजिए, आपकी जो 24 घंटे की आपकी जीवन शैली है उसमें आप एक्सरसाइज को कितना तवज्जो दे रहे हैं, आपके खान पान में कितना परिवर्तन ला रहे हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कितना मॉनिटर कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारी लाइफस्टाइल है सर, आजकल ना तो लोग एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, इवन खान पान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि हमारे आसपास वैसे भी इतना जंक फूड अवेलेबल है पिछले कुछ 20-25 सालों में जो हमारा खान पान बदला है। तो ऐसे में
क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो किस तरीके से कम समय में, क्योंकि समय की कमी सबसे ज़्यादा लोगों के पास में है, तो एज ए फिजिशियन आप उनको क्या कंसल्ट करेंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो डेली रूटीन लाइफ में अपने किसी भी तरीके से कंसिडर करें, कुछ भी करके उसको करना ही करना है? मैं सबसे पहले जो दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ ब्रेकफास्ट से। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। हेल्दी इन द सेंस उसमें एक गिलास दूध का हो जाए, ठीक है। कुछ स्प्राउट्स, ओट्स, ये चीज़ें ऐसी जिनमें थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो रादर देन कार्बोहाइड्रेट और फैट। हम नाश्ते में पराठे, इनको पुड़ी, इन लोगों को थोड़ा सा तो हटाएं, इनमें से अवॉइड करें। सैलेड जो हमारे खान पान का प्रमुख पार्ट है, पुराने ज़माने में हुआ करता था, जिसको कहीं ना कहीं हमारी थाली से गायब होते देख रहा हूँ मैं, तो सैलेड शुड बी ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लंच और डिनर। दूसरी चीज़, खाना जो शाम का खाना है आपका वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए ये डाइट में। और जो फ्रूट्स हैं, आप जब भी आपको समय मिले एक फ्रूट की आदत रोजाना डालें कि आपको एक फ्रूट आपकी डेली लाइफ में आपके खान पान का हिस्सा होना चाहिए। हम बिजी हैं, महत्वाकांक्षी ज़्यादा हैं, हम स्ट्रेस को बहुत चरम लेवल तक ले जा रहे हैं, पर हम चीज़ों को बहुत जल्दी गेन करना चाह रहे हैं, पर एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो हेल्थ को कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना होने दें, ठीक है। चाहे हमारा फाइनेंशियल थोड़ा सा 10-15-20% का लॉस हो, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। जब समय मिले, मैं ये नहीं कहता कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी है या आपको जो है सुबह उठ के फतेह सागर के चक्कर काटने हैं। आप अपने आप को, जैसे कहीं किसी मॉल में गए, आप वहाँ पे स्टेयर केस का यूज़ करें, लिफ्ट का उपयोग ना करें। ये एक दिनचर्या का पार्ट रखें। आप घर के, जब आप काम काज से फ्री होकर घर पे शाम को 7-8 बजे फ्री होते हैं, 15-20 मिनट की एक वॉक आप घर पे रखें अपने, आप परिवार को साथ में लेके जाएं। ये जो छोटे छोटे से नियम हम यदि हमारी जीवन में दिनचर्या में डाल दें, तो काफ़ी हद तक जो है कुछ जो क्रोनिक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक एक लिमिट तक रोक सकते हैं। दूसरी बात, स्ट्रेस। हम आज में नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं कल में। कल क्या होगा, कल क्या होगा। हम रात को सोने से पहले कल का प्लान डिसाइड कर लेते हैं, हम कल में ख़त्म कर चुके थे कल मेरे क्या क्या काम होंगे। हमें ये नहीं पता है कि हम कल जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। एक बहुत अच्छी जो एक टैगलाइन दी गई थी किसी शायर के द्वारा कि सामान है 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ठीक है। तो आप आज को जिए, आज जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, कल को कल पर रहने दें, ठीक है। और 6 से 7-8 घंटे की एक साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नींद नहीं पूरी हो गई तो आपको कल कहीं ना कहीं वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज की लाइफस्टाइल में जो सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है वो है नींद। लोग 2 से 3-4 घंटे ही सोते हैं और 8 घंटे की नींद प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि उस 8 घंटे के अंदर हमारा पूरा शरीर जो है वो अपने आप को रीबूस्ट करता है। बिल्कुल, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, ये थ्रू आउट द लाइफ की बात है। आप एक दिन 2 घंटे सो लिए, 4 घंटे सो लिए, बट यदि यही रूटीन आपका आगे बना रहेगा तो कंप्यूटर भी जब कभी हैंग होता है तो उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ता है। तो रेस्ट तो इस शरीर को चाहिए ही चाहिए। और यदि 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप यदि आपके दिनचर्या का पार्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आगे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बीमारियां, शारीरिक बीमारियां जैसा कि हमने डिस्कस किया, और मेंटल हेल्थ जिसको हम हर बार नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल, आज हर एक आदमी, चाहे वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, स्ट्रेस, तनाव हर किसी की जिंदगी में, हर किसी के पास। बड़े आदमी के पास फाइनेंस को मैनेज करने का टेंशन, छोटे आदमी के पास फाइनेंशियल लेवल बढ़ाने का टेंशन। और ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब बीमारियों के साथ। और इससे लाइफस्टाइल नहीं, हमारा जो सोशल लाइफ है, पारिवारिक लाइफ है, वो भी सफ़र करता है। हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस बना हुआ है। हम घर में आदमी आता है सुकून से, पर जब घर में आता है तो फ़ोन चालू हो जाते हैं। बिल्कुल, बिजनेस रिलेटेड जो ऑफिस का काम है वो चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको जो है वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। मैं सबसे इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को, अपने परिवार को प्रायोरिटी पे रखें, समय दें और अपनी हेल्थ को कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना होने दें। जी, तो आगे बढ़ते हैं सर और हम बात करते हैं बुजुर्गों की। बुजुर्ग मरीजों में डायबिटीज़ और बीपी मैनेजमेंट में किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है? 2 सिक्के के 2 बहुत बड़े पहलू हैं। एक यंग एज पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, वहाँ एज ए फिजिशियन हमारा जो फोकस होता है वो रहता है कि उसके ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ को कंट्रोल तो किया जाए, पर इसके क्योंकि वो उसको आगे लंबी ज़िंदगी जीनी है, उस कंडीशन में हमें जो टारगेट होता है कि इसको इन बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन ना हो।
तो हमें कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन की तरफ भी ध्यान देना है। तो वहाँ पर हम लोग यंग एज के अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन पे बात करते हैं, इसलिए हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं। जब तक आपने बात करी एल्डर पेशेंट्स की, एल्डरली पेशेंट्स के अंदर वो बहुत बड़े फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है, कभी उनको भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स के चलते हुए, तो वहाँ पर हमें डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लो होने के जो चांसेस हैं, जिसकी वजह से बेहोशी, गिरना, फॉल और भी बहुत सारी समस्या वो हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर, क्योंकि बॉडी में ढलान है, तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट यदि हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया तो वो बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होगा, चक्कर आके गिर जाएगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बोन हेल्थ काफ़ी वीक होती है। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी रखना, अपना मानक रखना पड़ता है, और हम बहुत ही लिबरल कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर का और ब्लड प्रेशर का, क्योंकि उस एज में जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो हो चुके होंगे। अब हम बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे तो हम उनकी हेल्थ को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल ना करें, बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करें, और उनकी जो पेस है उस पेस के अकॉर्डिंग हम मेडिकेशंस दें। मेडिकेशन बहुत कम मात्रा में दें, क्योंकि बुजुर्ग कई बार जो है वो मेडिकेशंस को ओवरलैप कर लेते हैं, कई बार रात की दवाई सुबह ले लेते हैं, तो मेडिकेशन ऐसा दें जहाँ कॉम्बिनेशन हो, ताकि उनको लेने में सुगमता हो, कॉम्प्लायंस उनका बढ़े। 2 या 3 मेडिकेशन जो उनको दी जाए वो उनको बताया जाए कि कौन सी मेडिकेशन किस समय पे लेनी है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, उनकी हेल्थ को भी बराबर से ध्यान रख सकते हैं। और खाना तो डिपेंड करता है कि उनका भोजन संतुलित हो, जैसे आपने बताया कि नमक उनके खाने में भी थोड़ा नमक है, शुगर है, थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो बहुत ही लिबरल कंट्रोल करें, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल ना करें, उससे ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, खड़े होंगे तो चक्कर आके गिरने के चांसेस, फॉल होने के, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, अब आप बताइए सर कि लाइफस्टाइल डिसीज एंड स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस वास्तव में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को वजन करता है या फिर सिर्फ एक परसेप्शन है? परसेप्शन तो बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी अपनी टॉक में हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए बहुत ही प्रमुख, मैं कहता हूँ 40% रोल रिलेटेड टू दीज क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। हम स्ट्रेस के चलते हुए हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग होती है। हमें क्या खाना है, कितना खाना है, उन चीज़ों को हमें संतुलित वे में रखना है। हमारी थाली का जो पार्ट होता है उस थाली में प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब इधर हमारी ईज होगी, मेंटल स्ट्रेस कम होगा। तब आप संतुलित थाली पे बैठ के जो खाना, जो पहले बोला करते थे कि एक कोर को 32 बार चबा के खाना है, ठीक है, उतना तो नहीं, पर हाँ हम बहुत हरी भरी हैं कि खाना 5 मिनट में खाना फिनिश किया, कितना खाया, कितना चबाया और क्या खाया। तो इससे क्या होगा, ओवर ईटिंग बढ़ेगी, आपको वापस भूख लगेगी, ओवर ईटिंग बढ़ने से वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ने की वजह से सारी प्रॉब्लम मोटापे से रिलेटेड, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, लिवर डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे स्लोली वो अंदर आपके शरीर में घर करती हैं। तो तनाव मुक्त रहिए, अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए, अपना टारगेट अचीव करें। टारगेट आपको अपना गोल निर्धारित करना है कि बस आज इतना ही करूंगा, इससे ज़्यादा हो रहा है कोई बात नहीं, पर मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, आज का दिन मेरे लिए इतना है। तो कहीं ना कहीं आपको अंकुश लगाना पड़ेगा इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो स्ट्रेस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर क्या ये भी फैक्ट है कि जब हम खाना खाते हैं तो 20% पेट जो है हमें खाली रखना चाहिए, क्या ये सही है? क्योंकि जापानीज़ जो हैं वो ज़्यादातर इसी थ्योरी पे काम करते हैं, वो 100% खाना कभी नहीं खाते, वो 20% खाना अपना पेट अपना खाली रखते हैं। आप वो खाना खाइए जो आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करे, कैलोरी कम प्रोड्यूस करे, दूसरी बात है उसका पाचन बड़ी आसानी से हो सके, ये सिंपल सा रूल है। हमें खाने में जितने, मान लो हमें 3 चपाती की भूख है तो हमें 2.5 या 2 चपाती खाने में रखें, है ना। तो कम खाने से हमारी बॉडी की उपापचय दर डेफिनेटली इम्प्रूव होती है ना। तो कहीं ना कहीं, और खाने में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है मुझे आज, हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। हमारा जो पसंदीदा व्यंजन यदि घर में बना है तो हम डबल खाएंगे, तो अरे यार बहुत दिनों बाद बना है, आज तो चीट डे है हमारा, तो कहीं ना कहीं हम उसको जो है वो एक्स्ट्रा वे में कंज्यूम करते हैं। कम खाने से
शरीर की उपापचय दर बराबर रहती है। आप ऐसा नहीं कि भूखे रहें, पर खाने में उन चीज़ों को इंक्लूड करें जैसे सैलेड्स हो गया, ताकि आपकी रोटी की भूख बढ़े, आप कम हो जाए। आप खाना खाने से पहले यदि सलाद खाएंगे तो आपकी जो 3 रोटी आप खाते हैं डेफिनेटली पेट की अपने आप कम पे आ जाएगी। तो पेट उन चीज़ों से भरें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, कैलोरी कम लगे और आपके शरीर में जमे कम, डाइजेशन जल्दी हो जाए। तो ये यदि आप संतुलित आहार लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और कहीं ना कहीं वो आपको जो है वो एनर्जेटिक रखेगा थ्रू आउट द डे। ओके सर, ये मेटाबॉलिज्म जो है एक्चुअली ये इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम क्या सावधानी रख सकते हैं? मेटाबॉलिज्म हमारी दिनचर्या पे डिपेंड करती है जी। पहली चीज़, दिनचर्या में आपकी लाइफस्टाइल क्या है। क्या आप सुबह 8 बजे ऑफिस कार से ऑफिस में निकलते हैं, सुबह ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, काम किया कंप्यूटर पे, शाम को वापस कार से घर आए, घर पे सोफे पे बैठे और अपना खाना खाया, सो गया। दिस इज कॉल्ड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इस पूरी लाइफस्टाइल में कहीं पे भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं। आप लिफ्ट पे भी जाएंगे, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। तो पहले तो ये निर्धारित करें कि मेरा वर्कलोड कितना है, मेरी लाइफस्टाइल में कैलोरी का कंजप्शन कितना चाहिए, मुझे कितनी कैलोरी चाहिए। मेरी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो मुझे अपनी कैलोरी कम करनी है यदि मैं फिजिकल इनएक्टिव हूँ तो। यदि एक आदमी है जो सुबह से फील्ड में चलता है जहाँ पैदल चलना, ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, तो थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी है, वहाँ पे उसकी कैलोरी कंजप्शन ज़्यादा है, तो उसको कैलोरी का इंटेक बढ़ाना है। तो पहली चीज़ आप अपने आप को असेस करें कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, दिनचर्या कैसी है। दूसरी बात, आप खाने में किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं। आपकी मेटाबॉलिज्म के आधार पर ही खाना खाया जाता है। मेटाबॉलिज्म धीरे होने की कई कारण हैं। कुछ बीमारियां जैसे थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं। तो आप जो खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है अफेक्ट डालते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को संतुलित वे में मैनेज करना है आपकी दिनचर्या। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है सर कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में गाइडलाइन और रियल वर्ल्ड पेशेंट सिनेरियो के बीच में बैलेंस कैसे बनाते हैं? बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पुट किया है रजनी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जब क्लिनिक पर बैठते हैं ना, तो हम लोग गाइडलाइन को जो है वो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेशेंट से डील कर रहे हैं। नो डाउट जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए, वो हमें गाइड करने के लिए है। पर मैं जब एक टैगलाइन हमेशा यूज़ करता हूँ कि गाइडलाइन टू गाइड यू, नॉट टू फोर्स यू। ठीक है, हर पेशेंट अपने आप में डिफर है। मेरे पास यदि 3 पेशेंट ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज़ के हैं तो हो सकता है कि तीनों का ट्रीटमेंट मुझे उनकी लाइफस्टाइल, उनकी खान पान, उनकी वर्क प्लेस, इन सब चीज़ों के हिसाब से मुझे क्वांटिफाई करना पड़े। हो सकता है तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो। तो गाइडलाइन तो सेम ही कहती है कि आपको ये मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। तो रियल वर्ल्ड डाटास को मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारे पेशेंट के रिजल्ट चाहिए। मुझे कहीं गाइडलाइन दिखा के या किसी को नहीं। मेरा हर क्लिनिशियन का एक ध्येय होता है कि जो पेशेंट है वो आपसे ठीक होकर जाए और आगे की उसकी ज़िंदगी जो है वो हेल्दी रहे। दैट इज़ द ओनली कंसेप्ट। तो गाइडलाइन डेफिनेटली, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडलाइन में जो टेस्ट्स किए जाते हैं, जो भी स्टडीज़ की जाती हैं, वो बहुत ही आला दर्जे के एनवायरनमेंट को कंसिडर करके की जाती है। यहाँ पे हम लोग जो हैं वो रियल वर्ल्ड पेशेंट को जो अपनी मेडिकेशन आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो उसकी दिनचर्या में से कहीं कोई चीज़ माइनस नहीं होगी, उसको लेना है। तो आपको उसको कंसिडर करते हुए इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि गाइडलाइन को आप केवल एक आधार रखें, पर अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। एज ए फिजिशियन सर, आप ये मानते हैं कि किसी भी बीमारी को सबसे पहले पकड़ने की जो ताकत है वो फिजिशियन के पास है, वही बता पाता है कि आपके सिम्टम्स को देख के कि अब आपको कौन से डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और किस बॉडी पार्ट के लिए क्या बेटर डॉक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए, यही सर? बिल्कुल। तो मैंने जो बोला कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर आप खुद हैं जी। जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे उससे पहले उसके संकेत आपको मिल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आप उसको बिल्कुल मतलब एज ए फिजिशियन आप एक्यूरेट बताएंगे कि जो आपने सोच रहे हैं या जो आप देख रहे हैं अपनी बॉडी में पूरी चेंजेस, उसकी वजह ये है। और अगर मान लीजिए वो चीज़ समस्या ऐसी है जो सपोज टू बी, कई बार कैंसर्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप पकड़ ही लेते हैं। हर बीमारी कहीं ना कहीं कोई संकेत जरूर देती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट होते हैं जहाँ पे 100 में से 1 या 2 पेशेंट की बात करें जहाँ पे कुछ बीमारियाँ जो हैं पकड़ में नहीं आती। किसी बीमारी के लिए हम गए माइनर के लिए और बड़ी बीमारी निकल के आ गई, उसके कोई लक्षण नहीं थे। ये सब बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है वो चीज़ें। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी हमको जो है वो संकेत जरूर देती है। अब अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम इस जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसको हम कंसिडर करते हुए उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब हम हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। ठीक है सर।
तो सर हम अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में चलते हैं और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हेल्थ इनसाइट्स विद रजनी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को डिजीज़ प्रिवेंशन को लेकर क्या स्पष्ट संदेश जो हैं वो देना चाहेंगे? संदेश बिल्कुल क्लियर है कि मैं फिजिशियन जब किसी पेशेंट को देखता हूं तो मैं सबसे पहले उसको एक ही बात कहता हूं कि आप खुद अपने आप को असेस करें और अपनी दिनचर्या, अपने खान पान, अपने स्ट्रेस लेवल, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पारिवारिक लाइफ, सोशल लाइफ और बिजनेस लाइफ, इसमें बैलेंस बनाकर रखें जी। यदि आप इसमें बैलेंस बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको हमारी ज़रूरत ना ही पड़े। तो ये छोटा सा संदेश कि आप स्वस्थ रहें और कोई भी यदि आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपके हिसाब से आप उसको एक बार ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके उसको रेक्टिफाई कर दें कि हाँ ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो एक छोटे से, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जरा सा आप एक जिसको बोलते हैं कि आपने जो है परामर्श लिया है, जरूरी नहीं मेडिकेशन लिए, आपने परामर्श लिया है और उस परामर्श के माध्यम से आपने आपके अंदर चल रहे वाले अंतर्द्वंद, क्योंकि पेशेंट आजकल जो है हमसे पहले गूगल कर लेते हैं जी बिल्कुल बीमारियों के बारे में, और वो जो गूगल पे जो आपको जो भी नॉलेज मिली है उसका कितना ऑथेंटिकेशन है उसको क्लेम नहीं किया जा सकता। आपको सिरदर्द हो रहा है, आपने बोला कि गूगल मुझे बताएं कि सिरदर्द के क्या कारण है, सबसे पहले गूगल बताता है कि उसमें आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है ना, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में रखा जाना चाहिए, है ना। तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर मैंने गूगल पे देखा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें तो जो है कैंसर का खतरा है। तो ये फोबिया जो है ना, उस फोबिया को दूर करने का केवल एक ही तरीका है, मोबाइल को साइड में रखें और आप इस जो आपके अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलकर क्लेरिफाई करें, ताकि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज घर वालों से डिस्कस नहीं करता है कि मैं इसके बारे में बोलूंगा तो लोग जो है वो घबरा जाएंगे। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लें। बहुत सिंपल है। बिल्कुल डॉक्टर पतिरा ने बिल्कुल सही कहा कि गूगल के ऊपर जाकर अपनी बीमारियों का इलाज ना करें। आपके आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, विशेषज्ञ अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आज की बातचीत से समझ आता है कि बीमारी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे हमें संकेत देती है। ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें समय पर समझने की। डॉक्टर नीलेश पतिरा ने बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कैसे सही लाइफस्टाइल, समय पर जांच और डॉक्टर से सही सलाह हमें गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। अगर आप भी अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आज की बातचीत आपके लिए एक चेतावनी है। इलाज से पहले जागरूकता ज़रूरी है। तो मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफर 24 की विशेष प्रस्तुति हेल्थ इनसाइट्स विद रजनी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं सर आपका, आपने कीमती समय निकाला और एज ए फिजिशियन आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, मुझे उम्मीद है कि वो उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते रहिए हमसे, मैं इसी तरीके से आपके लिए अलग अलग जानकारी और विशेषज्ञों को लाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।